नमस्कार साथियों, विद्याधाम यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री को कर रहे हैं। हमने पीछे एंशियंट वाला कवर कर लिया, मिडाइवल वाला कवर कर लिया। अब हम लोग मॉडर्न को कर रहे हैं और ये मुख्यतः लेखपाल को फोकस करके, हालांकि लेखपाल और लोअर पीसीएस का सिलेबस एक ही है, तो आप लोग इसको लोअर पीसीएस के लिए भी कंसीडर कर सकते हैं। हालांकि लोअर पीसीएस में अभी समय है, तो इसलिए पहले लेखपाल पर फोकस करिए, फिर बाद में लोअर पीसीएस पर। हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें आ जाता है अगुआड़ा किला। अगौड़ा किला, इसका नाम क्या है? अगुआड़ा लिखा है इसमें, अगौड़ा। तो अगौड़ा फोर्ट ये कहाँ पर है? तो ये गोवा में लोकेटेड है। कहाँ पर? ये गोवा में है। इसको बनाया गया था किसके लिए? इसको बनाया गया था कि जो वहां पर मराठा और डच आक्रमण हो रहे हैं, ये पुर्तगालियों के द्वारा बनाया गया था। यहाँ पर ये समुद्र के किनारे ही यहाँ पर है और ये मांडवी नदी पर है। क्या है? मांडवी नदी रिवर, और यहाँ पर ये दोनों आपस में मिलते हैं। यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर बीओसी जो यहाँ पर आती है, वेरिनिक डे उस्टिन डिसे काम्पानेगी, जो भारत में बीओसी आई थी, इसका गठन में किसके द्वारा किया गया था? तो ये डचों के द्वारा। ये डच कंपनी है। बीओसी जो होती है, ये डच कंपनी है। क्या है? ये डच कंपनी है। इसका काम क्या था? तो ये कपास, अफीम, नील, रेशम, चावल, प्रमुख भारतीय वस्तुएं इसका क्या करती है? निर्यात करती थी यहाँ से। और इसने जो यहाँ पर डचों का फैक्ट्री जो गठन हुआ था 1602 ईस्वी में हुआ था, और 1605 ईस्वी में डचों ने क्या किया था? आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री इसने स्थापित किया था भारत में। हम बात करते हैं पुर्तगालियों द्वारा निर्मित बंदेल चर्च भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो बंदेल चर्च ये कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर? वस्तुतः पुर्तगालियों का जो शासन केंद्र रहा था, कहाँ पर था? तो वो गोवा उन्होंने अपना हेडक्वार्टर बना रखा था सबसे लंबे समय तक। 1961 में गोवा को आजादी मिलती है यहाँ से। तो 1961 तक गोवा पुर्तगालियों के पास रहता है। भारत आजाद हो जाता है, लेकिन गोवा नहीं आजाद होता। गोवा को बाद में आजाद किया जाता है। हम बात करते हैं वास्को डिगामा का मकबरा भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान में? तो ये वास्को डिगामा का मकबरा कहाँ पर है? तो ये कोच्चि केरल में है। कहाँ पर? कोच्चि केरल में है। कालीकट ये कब आया था? तो ये 20 मई 1498 ईस्वी को यहाँ पर कालीकट, जो केरल में पश्चिम तट पर ये आया था, बंदरगाह। वहां पर जमोरिन नाम का शासक हुआ करता था। क्या? जमोरिन। हम बात करते हैं यहाँ पर समुद्री मार्ग का खोजकर्ता भी यही था यहाँ पर। हम बात करते हैं कि अगला जो प्रश्न आ जाता है, ये क्या है? किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों ने सूरत के पास स्थित स्वाली एस्चुरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था? तो पुर्तगाली कब पराजित हुए थे? तो 1612 ईस्वी में। कहां पर? 1612 ईस्वी में सूरत में। हम बात करते हैं इस युद्ध में पुर्तगाली सेना पराजित हुई थी, स्वाली वाले में। वास्को डिगामा एक पुर्तगाली अन्वेषक था जो कब आया था? तो 1498 में। भारत के लिए इसने समुद्री मार्ग की खोज की थी, लैंड वाले की नहीं। लैंड से व्यापार तो हो रहा था, यहाँ पर ये भारत के लिए समुद्री मार्ग की इसने खोज की। समुद्री मार्ग क्या होता है? जो ट्रेड के लिए सस्ता यहाँ पर जो रूट होता है। जैसे अभी हार्मुज में यहाँ पर जैसे टेंशन चल रहा है, तो इसीलिए देखा जा रहा है कहीं पर गैस शॉक है, तो कहीं कुछ शॉक है। मतलब सब लोग सप्लाई शॉक हो गया है इस समय। हम बात करें दक्षिण भारत के किस राजा ने वर्ष 1741 में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था? तो किसने? ये मार्तंड वर्मा थे। मार्तंड वर्मा जो यहाँ पर ये ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त करते हैं। किस लड़ाई में? कोलाचेल की लड़ाई। ये याद रखना है, कोलाचेल की लड़ाई। ये त्रावणकोर के हिंदू राजा थे। क्या थे? हिंदू राजा। ऐसे भी पूछ सकता है किस हिंदू राजा ने यहाँ पर पराजित किया था कोलाचेल की लड़ाई में, या फिर कोलाचेल की लड़ाई का संबंध किनसे है? हम बात करते हैं अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह, वेल्लोर विद्रोह। ये वेल्लोर विद्रोह कब हुआ था? तो इसको बताना है। तो वेल्लोर विद्रोह 1806 ईस्वी में, 10 जुलाई 1806 ईस्वी को मद्रास राज्य के वेल्लोर शहर में ये हुआ था। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सबसे पहला, मतलब जो 1857 की क्रांति हम लोग देखते हैं, उससे पहले का ये
यहाँ पर, उससे पहले भी यहाँ पर हो चुका था एक बार ये विद्रोह, परंतु विद्रोह को जल्द ही दबा दिया गया था। इसलिए 1857 की जो क्रांति थी वो कई जगहों पर यहाँ पर आयोजित हुई, लेकिन इसमें क्या हुआ था, एक विशेष रीजन में ये दबकर रह गया था। किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर किया था? तो ये किस वर्ष में, तो ये 1809 ईस्वी में इसको किया गया था। कब? 1809 में। और इस समय लॉर्ड मिंटो यहाँ पर क्या था, यहाँ भारत का गवर्नर जनरल था। मार्ले मिंटो सुधार जो आता है इस समय, तो क्या है, 1909 में आता है, सॉरी 1909 में ये मार्ले मिंटो सुधार आता है। क्या आता है? 1909 में। हम बात करते हैं यहाँ पर जो संध की शर्तों के अनुसार क्या हुआ था, सतलज नदी को दोनों राज्यों की सीमा मान लिया। दोनों राज्यों मतलब जैसे ये जो रणजीत सिंह के राज्य और एक क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी का राज्य, तो यहाँ पर सीमा मान ली गई तथा सतलुज के पूरब के राज्य अब अंग्रेजों के पास चले गए थे, वहां पर उनका कानून व्यवस्था हो गया था। हम बात करते हैं बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो ये हुआ था यहाँ पर 1764 में आ जाता है। कब आ जाता है? 1764 में आ जाता है। बक्सर के कह रहा बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष कितने का भुगतान करने के लिए सहमत हुई? तो ईस्ट इंडिया कंपनी कितने का भुगतान, ये 26 लाख रुपए यहाँ पर देने के लिए यहाँ पर सहमत हुई थी। 26 लाख दिया गया, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने संधि कौन सी की थी? इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की जो प्रथम संधि के तहत अंग्रेज प्रतिवर्ष 26 लाख रुपए मुगल सम्राट को देने के लिए सहमत हुए। साथ साथ में जो हुआ था, इसमें कहा गया था कि जो दूसरी संधि थी, तो उसमें क्या कहा गया कि जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा की जो यहाँ पर कानूनी व्यवस्था है और राजस्व वसूली करने का जो वहां पर प्रक्रिया है, वो अंग्रेजों को दे दिया गया था यहाँ पर। और ये संधि कब हुई थी, तो 12 अगस्त 1765 ईस्वी में हुई थी। और एक संधि अवध के नवाब के साथ भी होती है, जिसमें वो कड़ा और वगैरह का जो क्षेत्र रहता है उसको लेकर के मुगल सम्राट को दे दिया जाता है। और ये संधि किनके बीच हुई थी, तो हेक्टर मुनरो और यहाँ पर कौन रहता है, मीर कासिम और अवध के नवाब सुजाउद्दौला और यहाँ पर मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। ये जो बक्सर का युद्ध होता है, इसमें ये तीनों लोग रहते हैं, मीर कासिम और अवध के नवाब सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय, ये तीन लोग। और एक तरफ कौन रहता है, ये हेक्टर मुनरो जो अंग्रेज रहता है। तो अंग्रेजों के खिलाफ यहाँ पर ये इस लड़ाई के बाद क्या हो जाता है, अंग्रेज ही यहाँ पर भारत के असली शासक हो जाते हैं यहाँ पर, और सारे यहाँ पर शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। इससे पहले क्या हुआ था, 1757 एक आता है। 1757 को हम प्लासी युद्ध के नाम से जानते हैं, प्लासी युद्ध। तो प्लासी युद्ध हुआ था, ये प्लासी युद्ध। हम बात करते हैं जो अगला प्रश्न आता है, तो ये अगला प्रश्न कह रहा है कि अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था? इसमें कह रहा है बंबई है, हुगली है, चौल है, मछलीपट्टनम है। तो मछलीपट्टनम यहाँ पर ये पुर्तगाली निवेश ना होकर ये डचों का था। क्या था? डचों ने यहाँ पर अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी। यहाँ पर पुर्तगालियों की बात करें तो दीव, दमन, बेसिन, बॉम्बे, गोवा, कन्नौर, कालीकट, कोचीन, कोलंबा, हम बात करें गैले, सतारा, नागपट्टनम आदि इनके स्थान थे जहां पर इन्होंने अपनी फैक्ट्रियां लगाई थी। डचों का उपनिवेश जबकि यहाँ पर था, कहां पर? मछलीपट्टनम में सबसे पहली फैक्ट्री यहाँ पर कब लगाई थी? 1605 ईस्वी में। कब? 1605 ईस्वी सन में। हम बात करें भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया था, तो ये काजू का प्रथम परिचय पुर्तगालियों ने कराया था। हालांकि ये इतिहासकारों का मानना है। भारत में तंबाकू, मूंगफली, आलू, लाल मिर्च, मकई, टमाटर, शकरकंद, चीकू, काजू, अमरूद, पाइनएप्पल और शरीफा इत्यादि यहाँ पर पुर्तगालियों के द्वारा भारत में लाया गया था। इसके अलावा भारत में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस का यहाँ पर जो इन्होंने छापाखाना लगाया था। यहाँ पर ईसाई धर्म की जो पुस्तकें थी उनके प्रचार प्रसार करने के लिए इन्होंने लगाया था। कहाँ पर? ये गोवा में लगा था। कहाँ पर? सबसे पहले छापाखाना गोवा में लगा था। कहाँ पर? गोवा में। पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष में शुरू किया था? तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर 1616 में इसने परिचालन शुरू किया था। जो यहाँ पर डेनमार्क के राजा क्रिश्चियन फोर्ड रहते हैं, ये ने एक चार्टर के माध्यम से 17 मार्च
1616 ईस्वी को डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। कंपनी ने अपना परिचालन 1616 में प्रारंभ किया। इसके उपरांत तमिलनाडु के त्रावणकोर में 1620 ईस्वी में, क्या कह रहा है, 1620 ईस्वी की कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। क्या की थी? भारत में पहली फैक्ट्री कब लगी थी इसकी? 1620 ईस्वी में। कहां पर? त्रावणकोर में। तो ये आ जाएगा कि सबसे पहली फैक्ट्री डेनिशों ने कहां पर लगाया था? तो ये त्रावणकोर में, जहां पर मार्तंड वर्मा जो राजा थे त्रावणकोर के ही। इसके बाद बंगाल के सेरामपुर में लगा था 1676 ईस्वी में दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। 1845 ईस्वी में इन्होंने क्या किया? अपनी सारी फैक्ट्रियों को ब्रिटिश कंपनी को बेच दिया और भारत से ये रफू चक्कर हो गए। हम बात करते हैं बक्सर के युद्ध के बाद किस नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया था? तो ये अवध के नवाब ने। कहा कि अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने क्या किया था? ये ब्रिटिशर्स के द्वारा यहाँ पर फोर्सफुली ये सारी उनको सौंपाया गया था। किसने? अवध के नवाब ने। और ये कब हुआ था? तो ये 1665 ईस्वी में यहाँ पर हुआ था। कब? 1765, सॉरी, ये 1765 ईस्वी में हुआ था। बक्सर के युद्ध के बाद। बक्सर का युद्ध कब होता है? 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध होता है। 1764 के बाद क्या होता है? ये संधि होती है। क्या होती है? संधि होती है। इसमें 3 प्रकार की संधियां होती है 12 अगस्त 1765 ईस्वी को, जिसमें अवध के नवाब से इलाहाबाद एवं कड़ा के जिले लेकर मुगल सम्राट को दिए गए। और कंपनी ने क्या किया था? दूसरे में 26 लाख वार्षिक पेंशन मुगल सम्राट को देगी, ये निश्चित किया गया। मुगल सम्राट बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी, दीवानी मतलब राजस्व असूलने का अधिकार जो था वो कंपनी को प्रदान करे। कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। वास्को डिगामा किस वर्ष कालीकट में उतरा था? तो ये हम लोग ऊपर भी यहाँ पर देख चुके हैं। ये देखो लोअर पीसीएस में ये सारी चीजें आई हुई हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं यहाँ पर अगला जो याद जाता है ये मराठाओं से संबंधित अब प्रश्न आएंगे इसमें। तो कह रहा है मुगल साम्राज्य के पतन के बाद 1803 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा आगरा शहर पर कब्जा करने से पहले, 1803 में अंग्रेजों का कब्जा हो गया था आगरा शहर पर। उससे पहले किस सत्ता का नियंत्रण आगरा पर था? तो आगरा पर नियंत्रण मराठों का था। किनका? मराठों का यहाँ पर बोलबाला था। अंग्रेजों ने 1803 ईस्वी में मराठों को पराजित कर अलीगढ़ का क्षेत्र, मेरठ, आगरा, झांसी, बांदा, हमीरपुर, जालौन तथा आसपास के समूचे क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। ज्ञात हो कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो इसको सिकंदर लोदी, जो कि लोदी वंश का यहाँ पर जो सल्तनत का आखिरी यहाँ पर रहता है, ये सल्तनत का मतलब सल्तनत में जो आखिरी डायनेस्टी रहती है, ये आखिरी सुल्तान तो नहीं था। आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोदी रहता है, जो पराजित होता है कब? 1526 ईस्वी में। कब? 1526, जो पानीपत का फर्स्ट वार रहता है, किसके द्वारा? बाबर के द्वारा पराजित होता है। तो ये सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा शहर को स्थापित किया गया था। हम बात करते हैं शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्तियों के एक परिवार द्वारा संभाली गई, जिसने पेशवा के रूप में शिवाजी के उत्तराधिकारियों की सेवा की थी। तो ये चित्पावन ब्राह्मण थे। क्या थे? चित्पावन ब्राह्मण इनको कहा जाता था। इन्हीं का बोलबाला रहता था, इन्हीं के सारा जो इन्हीं के देख रेख में सारी चीजें चलती थी। मराठा साम्राज्य में प्रथम पेशवा बालाजी बाजी, यहाँ पर क्या होता है? बालाजी विश्वनाथ थे। क्या थे? उन्हीं के शासनकाल से यह पद वंशानुगत हो गया था। क्या हो गया था? वंशानुगत, मतलब उन्हीं के वंश से कोई बनेगा यहाँ पर पेशवा, और एक ही परिवार के हाथों में सत्ता बनी रही। यहाँ पर निम्नलिखित मराठा प्रमुखों का उनके क्षेत्र के संबंध से मिलान कीजिए। तो सिंधिया का संबंध कहाँ से था? होलकर की बात करें तो इंदौर से। हम बात करें सिंधिया का संबंध, ये उज्जैन से हो जाता है। गायकवाड़ कहाँ से संबंधित थे? तो गायकवाड़ जो है यहाँ पर बड़ौदा से, और भोसले कहाँ से? नागपुर से हो जाते हैं। कहाँ से? नागपुर से हो जाते हैं भोसले। कहाँ से? नागपुर से। तो ये आप लोग यहाँ पर मिला लेंगे। पहला एक एक का सी हो जाएगा, एक का सी हो जाएगा, और दो का क्या हो जाता है? दो का हो जाता है ए हो जाता है। एक का सी और दो का ए। यहाँ पर क्या आता है? यहाँ पर ये डी वाला आ जाएगा ऑप्शन। हम बात करें शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के पास थी।
अभी तक इसने चितपावन ब्राह्मण पूछा था किसके हाथ में थी, अब इस मतलब इसी में से इधर उधर पूछेगा सब करके। जिन्होंने शिवाजी के उत्तराधिकारियों को पेशवा या प्रधानमंत्री के रूप में सेवा दी थी। कौन सा शहर मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गया था? तो मराठा साम्राज्य की राजधानी जब पेशवाओं का राज आया तो वो पुणे बना था। क्या बना था? पुणे बना था, पुणे। 1713 में साहू ने बालाजी विश्वनाथ को अपना पेशवा घोषित किया था। निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत कह रहा है, निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापा मार गुरिल्ला रणनीति? तो ये मराठा साम्राज्य की ये गुरिल्ला रणनीति सबसे उनका युद्ध में सबसे कुशल जो है प्रयोग होता था। शिवाजी ने इसको प्रचलित किया था। महाराज ये शिवाजी ने इसको प्रचलित किया था। हम बात करें किस राजा के प्रशासन में अष्ट प्रधान यहाँ पर मंत्री परिषद पाई गई थी? तो अष्ट प्रधान कहाँ पर पाई गई थी? तो ये शिवाजी में। हालांकि ये कोई यहाँ पर मंत्री परिषद ऐसी परमानेंट मंत्री परिषद नहीं थी कि जिसको मानने के लिए राजा बाध्य या फिर शिवाजी बाध्य हैं। तो शिवाजी बाध्य नहीं थे, हालांकि ये सलाह लेते थे। जिसमें क्या थे, पेशवा होते थे, ये प्रधानमंत्री होते, अमात्य होते थे, मजूमदार होते थे, मंत्री इनको वाकिया नबीस भी कहा जाता था, सचिव होते थे जिनको सुर नबीस या चिटनस भी कहा जाता, सुमंत जो विदेश विभाग के अध्यक्ष होते थे, दबीर इनको कहा जाता था, सेनापति सरे नौबत होता था, पंडित राव आते थे और न्यायाधीश आते थे। पंडित राव क्या करते थे? धार्मिक मामलों पर सुझाव देते थे। वास्तव में मंत्री परिषद समिति की तरह कार्य नहीं करती थी, बल्कि क्या थी, प्रत्येक मंत्री अपने अपने विभाग का प्रधान होता था और शिवाजी की इच्छा पर ही निर्भर हो करता था कि वह उनसे पृथक अथवा सम्मिलित रूप से सलाह ले। मतलब उन कोई किसी से मन होगा तो वो अलग अलग सलाह भी ले सकते हैं या फिर सम्मिलित सलाह ले लेंगे। वो उनकी सलाह को मानने के लिए शिवाजी या फिर जो हेड होता था वो बाध्य नहीं था। निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? तो संत तुकाराम जो है शिवाजी के समकालीन थे। कौन? संत तुकाराम। हम बात करते हैं निम्नलिखित किसके शासन में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ था? तो ये औरंगजेब के बीच ये द्वंद्व प्रारंभ हुआ था। सबसे पहले 1657 ईस्वी में मराठा शासक शिवाजी और मुगल बादशाह औरंगजेब का पहली बार मुकाबला हुआ, जब अहमदनगर तथा चुन्नार पर उन्होंने आक्रमण किया। इस संघर्ष में शिवाजी को पीछे हटना पड़ा था और यहाँ पर इसी के साथ संघर्ष शुरू हो जाता है मराठा और मुगलों के बीच में। हम बात करते हैं जो अगला आ जाता है, इसमें मैसूर, बंगाल, पंजाब और अवध ये स्वतंत्र राष्ट्र अपने आप को घोषित कर देते हैं। यहाँ पर जो है मुगल्स होते हैं उनसे अलग अपना राष्ट्र। तो अवध के शासन के अंतिम चरण में कानपुर का निर्माण कई गांवों को मिलाकर किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा गांव उन गांवों में एक नहीं था? तो ये बिठूर इसमें शामिल नहीं था और सारे इसमें शामिल थे। हालांकि बिठूर आज कानपुर का हिस्सा है। कानपुर का गठन अवध के शासन के अंतिम चरण में कई गांवों को मिलाकर किया गया था। हम बात करते हैं भारत के किस राज्य पर डलहौजी द्वारा कब्जा करना ब्रिटिश आक्रमण का सबसे अनुचित कार्य माना गया था? तो ये अवध पर कुशासन के आधार पर इस पर कब्जा किया गया था। हालांकि वहां पर बैलिड यहाँ पर जो डलहौजी यहाँ पर एक हड़प नीति होती थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प नीति। तो हड़प नीति के तहत क्या करता था, वो किसी के राज्य को हड़प लेता था। क्या कर लेता था? हड़प लेता था। कैसे हड़पता था कि आपके यहाँ क्या है कि वैलिड कोई भी उत्तराधिकारी नहीं है, इस आधार पर हम आपके राज्य को अब हम चलाएंगे। क्या करता था? हम चलाएंगे, ये होता था। लेकिन अवध के साथ समस्या ये थी कि यहाँ पर वैलिड उत्तराधिकारी था, इसलिए इसने कुशासन के आधार पर इसका अधिग्रहण कर लिया। हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न जो आ जाता है, ये कब अधिग्रहण किया था? तो इसको 1856 में किया था। यह भी एक कारण बना था 1857 की क्रांति में। हम बात करते हैं श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हैदराबाद के निजाम टीपू सुल्तान और निजामुद्दीन में से किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के बीच हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये कॉर्नवालिस के बीच में, लॉर्ड कॉर्नवालिस था, उसके बीच में 1792 ईस्वी में यहाँ पर मध्य तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के पश्चात हुआ था श्रीरंगपट्टनम संधि। और चौथा जो आंग्ल मैसूर वार होता है उसी में इसकी मृत्यु भी हो जाती है। बेलेजली के नेतृत्व में यहाँ पर चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। टीपू सुल्तान ने अपने 2 पुत्रों को बंधक के रूप में अंग्रेजों को सौंप दिया था। ये जब ये होती है
तीसरी वाली जो आंग्ल मैसूर युद्ध, और 3 करोड़ रुपए युद्ध हर जाने के रूप में दिए, जो 3 मित्रों मित्रों अंग्रेज निजाम मराठा में बराबर बांट लिए गए थे। यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई का विवाद झांसी के निम्नलिखित में से किस राजा के साथ हुआ था? तो ये झांसी के गंगाधर राव के साथ हुआ। रानी लक्ष्मीबाई क्या थी? बनारस की रहने वाली थी। यहाँ पर उनका जन्म जो हुआ था एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, मराठा ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। हम बात करते हैं सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? तो सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध में 1757 में यहाँ पर हुआ था, ये प्लासी के युद्ध में पराजित हुआ था। बक्सर की युद्ध की बात करें तो 1764 में होता है। मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय ये एक साथ लड़ते हैं, और अंग्रेज, यहाँ पर अंग्रेज यानी कि हेक्टर मुनरो रहता है। वांडीवास का युद्ध 1760 में होता है। फ्रांसीसी और अंग्रेजों के मध्य, ये सेना के मध्य होता है। हम बात करते हैं श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर, जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, वह निम्नलिखित में से किस शहर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है? तो ये मैसूर के राजा ही यहाँ पर थे। ये दोनों यहाँ पर 1799 में इसकी मृत्यु होती, किसकी? टीपू सुल्तान की। कब? जो श्रीरंगपट्टनम में ही ये शहीद हो जाता है। कहाँ पर? श्रीरंगपट्टनम में 1799। चौथी जो यहाँ पर इसके साथ लड़ाई होती है, फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, उसमें टीपू सुल्तान को मैसूर के शेर के रूप में भी जाना जाता है। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो मैसूर अभी हमने बता दिया। यहाँ पर हम बात करते हैं आगे क्या आता है? ब्रिटिश शासक को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी? तो ये टीपू सुल्तान ने मांगी थी। किसने? टीपू सुल्तान ने। इसने क्या किया था? जैकोबियन क्लब का स्थापना भी किया था। स्वतंत्रता का वृक्ष इसने रोपा था। क्या था? स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। वह जैकोबियन क्लब का सदस्य बना था। ये श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? तो ये टीपू को पराजित करेगा 1792 में। किस? 92 में ये पराजित होता है, और कार्नवालिस अंग्रेजों की तरफ से लड़ता है। निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? तो अवध का प्रथम नवाब की बात करते हैं तो सआदत खान आ जाता है। क्या आ जाता है? सआदत खान। ये अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। कब? 1722 में। कब? 1722 में स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। कहां से? अवध क्षेत्र उससे, सॉरी, मुगलों का जो यहाँ पर रहता है, तो मुगलों से स्वतंत्र अपना अवध क्षेत्र यहाँ पर घोषित कर देते हैं। इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था? तो सिराजुद्दौला को किसने हराया था? तो प्लासी के युद्ध में यहाँ पर जो है ये हारता है सिराजुद्दौला अंग्रेजों से। हम बात करते हैं अंतिम नवाब जो यहाँ पर रहता है अवध का, ये कौन रहता है? वाजिद अली शाह रहता है। कौन? वाजिद अली शाह। हम बात करते हैं प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो इसको हम ऊपर ही देख चुके हैं। 64 में क्या हुआ था? 64 में बक्सर का युद्ध हुआ था, बक्सर की लड़ाई। प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों और किनके बीच में? तो सिराजुद्दौला के बीच में। किसके बीच में? सिराजुद्दौला। अंग्रेजों की आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक व सांस्कृतिक नीतियों के बारे में अब हम देखेंगे। यहाँ पर ब्रिटिश काल की पंचायत प्रणाली में पहचानी गई प्रमुख कमियों में से एक क्या थी, जिसके कारण स्वतंत्रता के बाद पंचायती राज प्रणाली में सुधार हुए? तो इसमें क्या था? कमजोर कानूनी ढांचा और लोगों का गैर प्रतिनिधित्व, मतलब प्रतिनिधित्व जो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन था, यहाँ पर वो बराबर नहीं था। यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन है उसी को यहाँ पर सुधार के साथ पेश किया गया। सबसे पहले यहाँ पर जो पंचायती राज सिस्टम लाने का काम किया था, तो 1882 में लॉर्ड रिपन ने यहाँ पर स्थानीय सुशासन, यहाँ पर लोकल गवर्नेंस की स्थापना करने का काम किया था। हम बात करते हैं निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1818 में फोर्ट ग्लेस्टर में हेनरी गॉगर द्वारा पहली भारतीय सूती मिल की स्थापना की गई थी? तो ये कहां पर? ये कोलकाता में लगी थी 1818 में। कब? 1818 में। सूती कपड़ा मिल की स्थापना 1854 में बंबई में कावासजी नानाबाई डाबर द्वारा की गई थी। कावासजी नानाबाई डाबर द्वारा की गई थी 1854 ईस्वी में। डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को कब्जे में लिया। डलहौजी ने कब लिया था यहाँ पर? तो ये कब लिया था? तो ये 1856 में लिया था। और किस नीति के तहत? तो ये हड़प नीति, यही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है। क्या? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। कुशासन का आरोप लगाकर यहाँ पर इसने
चोरी यहाँ पर कुशासन के आरोप लगाकर यहाँ पर बेईमानी से इसको क्या किया था, अपने अंडर में ले लिया था। चोरी भी कह सकते हैं, बेईमानी तो किया ही था, अंग्रेज बेईमान तो थे ही। ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई थी? तो ये अंग्रेजी। इनका मानना था कि हमें ऐसे प्रशासनिक चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए जो दिखने में यहाँ पर भारतीय हो, रंग रूप में भारतीय हो, लेकिन वो स्वभाव में, मतलब वो व्यवहार जो करें वो अंग्रेजों की तरह करें। ये था उनका, अंग्रेजी शिक्षा प्रचार प्रसार किया था। निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है? तो इन्होंने रेलवे यहाँ पर को शुरू किया था, और यहाँ पर एक सुधार किया था, जैसे कृषि का इन्होंने कमर्शलाइजेशन कराया, कृषि का कमर्शलाइजेशन कराया। डलहौजी का जो कार्यकाल रहता है 1848 से 1856 तक रहता है। थाने में चली थी डलहौजी के कार्यकाल में ही रेलवे, 34 किलोमीटर बंबई से थाने के बीच में। अस्थाई बंदोबस्त सबसे पहले शुरू किया गया था कहाँ पर? तो ये बंगाल और बिहार में अस्थाई बंदोबस्त कब शुरू किया गया था? 22 मार्च 1793 ईस्वी को शुरू किया गया था। इसमें क्या होता था कि 10/11 भाग ये सरकार के पास जाता था, 1/11 भाग ये जमींदारों के पास जाता था। इसमें जो जमीन से यहाँ पर कर वसूलने का अधिकार था, ये किसके पास था? तो ये जमींदारों के पास था। तो जमींदार इसमें क्या करते थे? जमींदार 1% अपने पास रखते थे। हालांकि ये 1% नहीं, जमींदार किसानों से ज्यादा कर वसूलते थे, लेकिन ये फिक्स रेट पर यहाँ पर किनको? अंग्रेजों को देते थे। तो इससे क्या हुआ कि जमींदार वर्ग का एक यहाँ पर इजाद हो गया, और ये लगभग 19% भूभाग पर भारत के ये लागू थी। ये अस्थाई बंदोबस्त। हम बात करें हड़प नीति का कट्टर समर्थक कौन? डलहौजी था। तो डलहौजी हड़प नीति लेकर आता है। हम बात करें इसके तहत किन किन राज्यों का उसने क्या किया था, हड़पा था उसने, तो अपनाया, जिसके तहत सतारा पहला राज्य बना, जैतपुर, संभलपुर, हम बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, अवध। इस अवध का विलय इसमें अंतिम रूप से किया गया था। कर ब्रिटिश सरकार ने भारत में सरकार की संरचना में कुछ सुधारों की घोषणा की, जिन्हें मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। मार्ले मिंटो सुधार अभी हमने ऊपर चर्चा की थी, मिंटो प्रथम आए थे वहीं पर, यहाँ पर मार्ले मिंटो 1909 में आता है। क्या आता है? 1909 में आता है। हम बात करते हैं यहाँ पर इसमें क्या किया गया था 1909 वाले मार्ले मिंटो सुधार में। एक खामियां भी थी, यहाँ पर मुस्लिमों के लिए एक पृथक निर्वाचक मंडल एवं मताधिकार की व्यवस्था दी गई थी, तो ये ड्रॉबैक भी था। इसी के तहत बाद में यहाँ पर कम्युनल अवार्ड जो है आवंटित किया गया। परिणाम स्वरूप हिंदू मुस्लिम एकता में दरार पड़ गई, और जो कालांतर में भारत की विभाजन का आधार भी यही बनी। यहाँ पर 1605 ईस्वी में क्या हुआ था? 1605 ईस्वी में, उस सॉरी 1605 कह रहा हूं, 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ था। यहीं से दरार शुरू हो गई थी हिंदू मुस्लिम के बीच में। और आगे दरार कैसे बढ़ाया जाए, तो ये अंग्रेज ऐसी ऐसी पॉलिसीज लेकर आते रहते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात की जाए तो 1774 है। हालांकि इसमें 1774 कहीं भी दिया नहीं है, लेकिन किस एक्ट के तहत हुआ था? तो ये रेगुलेटिंग एक्ट। क्या है? रेगुलेटिंग। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो हो जाता है, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आता है, उसी के तहत होता है। तो 1773 ऑप्शन में है, तो इसको हम लोग मार देंगे। और ये इस समय स्ट्रेंथ क्या थी? तो इस समय स्ट्रेंथ 1+3 की थी। यहाँ पर एक जो है यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश और 3 क्या थे? सबऑर्डिनेट थे। तो मुख्य न्यायाधीश कौन थी? सर एलिजा इम्पे थे यहाँ पर, और पहले मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए चेम्बर्स, लिमेस्टर और हाइट, ये अन्य न्यायाधीश थे। भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष और किन दो स्थानों के बीच चली थी? तो पहली रेलगाड़ी 1853 बंबई से थाने के मध्य चलाई गई थी। और किसके कार्यकाल में? यहाँ पर उस समय गवर्नर कौन था? लॉर्ड डलहौजी था, 1853 में।
हम बात करते हैं भारत में सबसे पहली जनगणना की बात आती है। पहली जनगणना 1872 में होती है, लेकिन फर्स्ट डेकेडल जो होती है तो 1881 में होती है। ये नियमित और रेगुलर जनगणना थी। क्या थी? नियमित और रेगुलर जनगणना थी। हम बात करें 2011 में भारत की 15वीं जनगणना हुई थी और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना हुई थी। कब? 7वीं जनगणना। और 2026 में क्या हो रहा है? 2026 में स्वतंत्र भारत की यहाँ पर 8वीं जनगणना है और ये 15वीं जनगणना हो रही है। क्या है? 15वीं जनगणना 50th डेकेडल है। हालांकि 2021 में ही इसको हो जाना चाहिए था, लेकिन कोविड के बाद में फिर डिले होता गया और ये प्रथम डिजिटल जनगणना हो रही है। इसका जो 2026 वाले जनगणना का थीम है उसको भी देख लीजिए। अवर सेंसर, अवर सेंसस, अवर डेवलपमेंट, हमारी जनगणना हमारा विकास, यहाँ पर अवर डेवलपमेंट रखा गया। पिछले वाले जनगणना 2011 वाले का थीम क्या था? अवर सेंसस अवर फ्यूचर था। हम बात करते हैं 1866 में भारत के संदर्भ में चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किसने किया था? तो ये ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन दादा भाई नौरोजी ने 1866 में किया था भारतीय मुद्दों को उठाने के लिए। ये क्या थे? ये लोअर हाउस में वहां के सदस्य भी रहे थे यूनाइटेड किंगडम में। हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा प्रांत था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था? तो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला दूसरा प्रांत मैसूर था। पहला प्रांत कौन सा था? हम बात करें यहाँ पर निजाम ने सन 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार किया था। सबसे पहला यही था। निजामों ने क्या किया था? निजामों ने 1798 में। फिर 1799 में कौन करता है? मैसूर वाले यहाँ पर आ जाते हैं। मैसूर वही यहाँ पर जब उसकी मृत्यु हो जाती है, किसकी? टीपू सुल्तान की मृत्यु होती है इसी संधि के तहत। हम बात करते हैं वेलेस्ली ने अवध के नवाब को इस संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य कब किया? तो ये 1801 ईस्वी में अवध पर भी लाद दिया गया था। सहायक संधि क्या थी? सहायक संधि में अपंगु बना दिया जाता था। क्या कर दिया जाता? पंगु बना दिया जाता था। क्या कर दिया जाता? पंगु बना दिया जाता था कि वहां का जो भी शासक होगा, कोई भी एक्सटर्नल मामला होगा तो हमसे पूछ कर लेंगे, कोई भी सैन्य मामला है तो हमसे पूछ कर लेंगे। मतलब एक एक्सट्रीम सुपरवाइजरी बिठा दी जाती थी वहां पर सैनिकों की। निम्नलिखित में से कौन से प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भू राजस्व प्रणाली में संबंधित नहीं थी? जमींदारी, जिसको अस्थाई बंदोबस्त कहा गया, महालवाड़ी थी, रैयतवाड़ी थी, दस्तक यहाँ पर नहीं था। दस्तक एक प्रकार का टेक्स्ट था। ये किसके द्वारा? ये पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था यहाँ पर। कोटेज व्यवस्था उस समय उसका नाम था, कोटेज। हम बात करते हैं अंग्रेजों के आगमन से पूर्व भारत में जो परंपरागत भूमि व्यवस्था कायम थी उसमें भूमि पर किसानों का अधिकार होता था। 1765 में इलाहाबाद की संधि के द्वारा ये सारी चीजें यहाँ तितर बितर हुई। दीवानी प्राप्त हो गया, कि इनको ब्रिटिशर्स को प्राप्त हो गया। उसी के तहत वो लोग भू राजस्व नीतियां लाने लगे। 3 प्रकार की भू राजस्व नीतियां लेकर आए। जमादारी पद्धति 1793 में, रैयतवाड़ी पद्धति 1792 में, महालवाड़ी पद्धति 1822 ईस्वी में लेकर आते हैं ये सारी चीजें। बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसको शारदा एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। 18 साल इस समय लड़कियों का, यहाँ पर लड़कों का विवाह 18 साल और लड़कियों की शादी की उम्र 14 साल तय की गई थी शारदा एक्ट के तहत। इसके बाद में लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष कर दिया गया। 1929 में इसे अजमेर निवासी एवं प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर हरबिलास शारदा के प्रयत्नों से बाल विवाह निषेध कानून प्रभाव में आया। इन्हीं के नाम पर इसे शारदा एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। 1764 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर निम्नलिखित में से किस स्थान पर था? तो ये कहाँ पर बनाया गया? तो बॉम्बे, अब बम्बई में बनाया गया था डाकघर जो है। 1854 को पहला अखिल भारतीय डाक टिकट लगाया गया, जारी किया गया था। अखिल भारतीय मतलब ये पैन इंडिया कहीं भी मान्य होगा। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, जिसे अधिनियम
10 5 15 यहाँ पर जो अधिनियम 15 सेक्शन 15 है, इसमें 1856 भी कहा जाता है। 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ, जिसे किस लॉर्ड के कार्यकाल में लागू किया गया था? तो ये लॉर्ड कैनिंग था इस समय, कैनिंग। 1856 में कैनिंग था। डलहौजी इसमें ऑप्शन में है नहीं, क्योंकि डलहौजी डलहौजी ही इस समय क्या है, रिटायर होता है, और कैनिंग यहाँ पर आ जाते हैं 1856 में। तो 1857 की जब लड़ाई होती है तो कौन रहता है गवर्नर? तो वो यहाँ पर ये हार्डिंग है, यहाँ पर लिखा है क्या है, हार्डिंग। तो हार्डिंग में चला जाएगा, ये कैनिंग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कैनिंग। तो कैनिंग हो जाते हैं। कैनिंग ही 1857 की लड़ाई के समय भी गवर्नर रहते हैं। और कैनिंग ही जब वो यहाँ पर जब जो ब्रिटिश के हाथ में कंपनी का शासन, कंपनी के हाथ से ब्रिटिश जो भारत का शासन है, कंपनी का वहां पर ब्रिटिशर्स के पास जाता है, मतलब अब क्राउन के पास चला जाता है, तो वहां पर भी वही रहते हैं। 1891 में बी एम मालावारी के प्रयासों को तब फल मिला जब सहमत की उम्र अधिनियम को पारित किया गया। क्या? एज ऑफ कंसेंट पारित किया गया, जिसके अनुसार कितने वर्ष से कम की बालिका को विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो 12 वर्ष से कम की जो बालिका है, अगर वो कंसेंट नहीं देती है, तो यहाँ पर ये वो विवाह नहीं होगा। यहाँ पर लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल में ये हुआ था 1891 में। हम बात करते हैं 1795 और 1804 ईस्वी में बंगाल विनियमन अधिनियम लाया गया। किसने घोषित किया था? इसने यहाँ पर बंगाल में विनियमन अधिनियम, इसके तहत क्या घोषित हुआ? तो ये कन्या हत्याओं को अवैध घोषित करने के लिए इसको लाया गया था। अंतर्गत शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया। क्या किया गया? शिशु हत्या पर इसको प्रतिबंध लगाया गया। हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया था? तो हंटर आयोग ने प्राथमिक शिक्षा के विकास पर बल दिया था। 1854 के पश्चात देश में शिक्षा की दिशा में किए गए प्रयासों एवं उसकी प्रगति की समीक्षा करना था। हंटर आयोग का काम क्या था कि 1854 के बाद जो यहाँ पर शिक्षा में क्या विकास हुआ है, इसकी समीक्षा करना था। 1882 ईस्वी में सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में ये आयोग बनाया गया था। हंटर आयोग कब बना? 1882 में। और काम क्या था? 1854 के बाद देश में शिक्षा की दिशा में कौन कौन से प्रयास किए गए, इन पर सिफारिशें करनी थी। हंटर आयोग का कार्य केवल प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा तक ही सीमित था। तो प्राथमिक और माध्यमिक तक था ये, लेकिन इन्होंने बल ज्यादा कहां पर दिया था? तो प्राथमिक पर बल ज्यादा दिया था। भारत में यातायात व्यवस्था, ट्रैफिक सिस्टम की शुरुआत का श्रेय किसको जाता है? तो ये किसे जाता है? ब्रिटिश शासकों को जाता है। किसको? ब्रिटिश शासकों को जाता है। 1854 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी भारत के मुख्य स्थानों को जोड़ने के लिए ट्रंक लाइन की रूपरेखा बनाई गई इसमें। हालांकि जीटी ट्रंक रोड पहले से भी थी। यहाँ पर रेलवे की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 को किया गया था। कब? 16 अप्रैल 1853 को किया गया था। महल वाली प्रणाली लागू की गई थी, तो ये कहां पर लागू की गई थी? तो ये उत्तर प्रदेश वाले रीजन में लागू की गई थी। जो ब्रिटिश भारत के कुल भूभाग का यहाँ पर 30% था, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत, पंजाब, ये इन क्षेत्रों पर ये लागू थी। जो है महलवाड़ी व्यवस्था। महलवाड़ी व्यवस्था में क्या होता था? इसमें एक गांव को यहाँ पर कुछ गांव के समूह को एक जिम्मेदारी दे दी जाती थी। वही क्या होता था, इसमें कलेक्ट करता था और फिर सरकार के पास वो जमा करने जाता था। इसमें क्या है, सरकार ने क्या किया था, यहाँ पर जो टैक्स कलेक्शन होता था वो फिक्स नहीं होता था, वो घटाती बढ़ाती रहती थी। यही ड्रॉबैक था इसमें। और रैयतवाड़ी में क्या हुआ था? रैयतवाड़ी में किसान के साथ सीधा कॉन्ट्रैक्ट था। क्या था? किसान के साथ सीधा कॉन्ट्रैक्ट था। इसमें क्या था? कम्युनिटी एक महाल के साथ, महाल मतलब एक वहां पर जो है कुछ समुदायों के साथ होता था, मतलब कुछ गांवों को मिलाकर एक महाल बनाया जाता था। ग्राम या महाल पर आधारित भूमि व्यवस्था के साथ रैयतवाड़ी बंदोबस्त की कुछ नीतियों को मिलाकर लागू की गई थी। हाल्ट मैकेंजी इसके जन्मदाता थे। 1819 के प्रतिवेदन में महालवाड़ी व्यवस्था का उल्लेख है। 1822 में इसे लागू किया गया था। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हो जाती है। अब हम लोग क्या करेंगे? अब
हम लोग यहाँ पर आगे किसान और मजदूर एवं वामपंथी आंदोलन के बारे में कुछ देखेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च किसके द्वारा आयोजित किया गया था। तो 1920 में ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च आयोजित किया गया था। भूदान ग्राम दान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो ये विनोबा भावे के द्वारा यहाँ पर जमींदारी के खिलाफ ये सारी चीजें चली थी। यहाँ पर यह आंदोलन वर्तमान के तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली गांव से शुरू हुआ था। 1951 में ये आरंभ हुआ था। कब? 1951 में, जब देश हमारा आजाद हो गया था। 1928 का बारदोली सत्याग्रह ये का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ये गुजरात वाले क्षेत्र में था। यहाँ पर कर वृद्धि से यहाँ पर उनके विरोध में था। ये महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया था। यहाँ की महिलाओं ने। निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था। तो अवध के कृषक आंदोलन के नेता की बात करते हैं तो यहाँ पर बाबा रामचंद्रन आ जाते हैं। कौन? बाबा रामचंद्रन। तो अवध किसान हम बात करते हैं 1920 में अवध किसान सभा का गठन किया जाता है इन्हीं के प्रयासों के आधार पर। फिर अब हम आ जाते हैं यहाँ पर 1857 का विद्रोह। क्या हो जाता है? 1857 का विद्रोह। अब यहाँ पर ऐतिहासिक व्यक्तित्व तो उनकी क्या भूमिका रही थी। तो नाना साहेब क्या था, यहाँ पर कह रहा है कि उनकी भूमिकाओं से मिलान करना है। तो नाना साहेब कहाँ पर एक्टिव थे? कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया था। कारू भगत है, उसके बाद में मौलवी अहमदुल्ला है, तो इन्होंने फैजाबाद में किया था। हम बात करें खान बहादुर खान, इन्होंने कहाँ पर? बरेली में। तो यहाँ पर ये सीधा सीधा यहाँ पर ये सारे मिलाप हैं, आमने सामने यहाँ पर मिले हैं एक दूसरे से। तो ये हो जाएगा। बरेली में सरकार बनाई थी खान बहादुर। मौलवी कारू भगत ये रानीपुर से स्वतंत्रता सेनानी थे। यहाँ पर 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी। कहां से? यहाँ पर किनके द्वारा शुरुआत की गई थी? बगान श्रमिक, जमींदार, किसान, सिपाही। तो सिपाहियों के द्वारा। इसको सिपाही मिनोरिटी भी कहते हैं, सिपाही विद्रोह भी कहते हैं। हम बात करते हैं 10 मई 1857 को ये शुरू हुई थी। इस कहां से शुरू हुई थी? मेरठ की पावन भूमि से इसको शुरू किया गया था। और ये कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध वाले क्षेत्र में ये यहाँ पर शुरू था। इसका केंद्र बाद में क्या बनाया गया? दिल्ली बनाया गया था। यहाँ पर मेरठ से शुरू हुआ लेकिन केंद्र दिल्ली को माना गया था। 1857 के विद्रोह का परिणाम था क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया गया। बिल्कुल सही है। तो 1858 में यह कार्य हुआ था। कब? 1858 में। इस समय जो गवर्नर जनरल था तो वो कौन था? तो वो गवर्नर जनरल इस समय कैनिंग था। फिर कैनिंग ही सबसे पहले जो यहाँ पर क्या बनता है? वायसराय भी बन जाता है। क्या बन जाता है? 1857 में कैनिंग ही पहला वायसराय भी बन जाता है। 15 सदस्यों की एक परिषद का गठन किया गया इसमें, और एक वायसराय यहाँ पर भारत के प्रथम वायसराय कौन बनते हैं? लॉर्ड कैनिंग बन जाते हैं। कौन? लॉर्ड कैनिंग। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो नाना साहब ने किया था। किसने? नाना साहब ने, जिनका मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था। क्या नाम था? तात्या टोपे। जो नाना साहब की ओर से लड़ने की मुख्य जिम्मेदारी किसके पास थी? तात्या टोपे की थी, जिनका मूल नाम रामचंद्रन पांडुरंग था। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व झांसी में किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई। वही गंगाधर राव की यहाँ पर जो हो जाती है पत्नी हो जाती है। बिहार में जगदीशपुर के बाबू कुंवर सिंह ने, लखनऊ में बेगम हजरत महल ने, इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली ने, बरेली में हम बात करते हैं खान अब्दुल खान बहादुर खान ने, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला ने, दिल्ली में जनरल वक्त खान ने किया था। किसने? जनरल वक्त खान ने नेतृत्व किया था। हम बात करते हैं जब मंगल पांडे विद्रोही हो गए तब वह 34वें मूल इन्फेंट्री में एक सिपाही थे। यह भी पूछ सकता है कि मंगल पांडे किस इन्फेंट्री में सिपाही थे। तो 34वें यहाँ पर इन्फेंट्री में थे। किस में? 34th में। और जो किस स्थान पर स्थित थी? तो ये बलिया में अवस्थित थी। कहाँ पर ये थी? बलिया होना चाहिए। बलिया इनका मूल निवास है। जब मंगल पांडे विद्रोही हो गए तो वह 34वें मूल इन्फेंट्री एक सिपाही जो बैरकपुर में स्थित थी। सॉरी, ये बलिया इनका
स्थान है। बलिया के रहने वाले थे, लेकिन यहाँ पर ये बैरकपुर यहाँ पर हो जाता है। विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली बड़ी घटना थी 1800, जिसे 57 के विद्रोह के नाम से जाना जाता है। कुछ यहाँ पर इतिहासकार इसको यहाँ यहीं से शुरुआत मानते हैं, मंगल पांडे के विद्रोह से। कुछ लोग मेरठ से मानते हैं इसकी शुरुआत। हम बात करते हैं यहाँ पर कि रानी अवंतीबाई लोधी ने अंग्रेजों के खिलाफ 4000 की सेना खड़ी की और नेतृत्व किया, जिन्होंने उसके राज्य के प्रशासन को अधिकार में लिया था। तो कहाँ की रानी थी? तो ये रामगढ़ की रानी थी। कहाँ की? रामगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी ने अंग्रेजों के खिलाफ 4000 की सेना खड़ी की और उसका नेतृत्व किया। वह भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली प्रथम महिला शहीद वीरांगना थी। 1857 की क्रांति में रामगढ़ की रानी अवंतीबाई रेवांचल में मुक्ति आंदोलन की सूत्रधार थी, कि हम लोग क्या करेंगे? अंग्रेजों से मुक्ति कराएंगे अपने देश की, अपने पावन धरा की। भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम 1857 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। इसे सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, सिपाही इम्यूनिटी। यह जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में शुरू किया गया था। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में भाई, वहां पर नहीं शुरू हुआ था। हम बात करते हैं, ये दिल्ली, आगरा, कानपुर और लखनऊ में व्यापक रूप से फैला था। बिल्कुल सही है। तो ये ए और सी हो जाता है, बी वाला हटा देंगे तो बी वाले हटाने से यहाँ पर ये तीनों कैंसिल हो जाते हैं। हम बात करते हैं मेरठ छावनी 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 10 मई को हुई थी। ये डेट याद रखना है, क्योंकि डेट भी यहाँ पर पूछ सकता है। एग्जैक्ट डेट क्या है? एग्जैक्ट डेट। चर्बी लगा कारतूस यहाँ पर मुख्य कारक रहता है। यहाँ पर 29 मार्च को यहाँ पर 1857 को बैरकपुर पश्चिम बंगाल में 34वीं इन्फेंट्री में यहाँ पर कौन थे? मंगल पांडे ने अपने सार्जेंट पर हमला कर दिया था। चर्बी वाले कारतूस का इस्तेमाल करने से मना किया था उसमें। ये भी मुख्य कारण था यहाँ पर। और वहां पर अंग्रेजों के द्वारा जो सैनिक थे, अंग्रेज सैनिक और भारतीय सैनिक, उसमें जो है दोनों में क्या किया जाता था? द्वैत किया जाता था, मतलब दोहरे नेचर से देखा जाता था, इसलिए ये भी उसमें एक कारक के रूप में देखा जाता है। 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं की थी। तो किसने? यहाँ पर हैदराबाद के निजाम ने, भोपाल की सिकंदर बेगम ने, अवध की बेगम हजरत महल ने। ये तो इनके खिलाफ लड़ ही रही थी, अवध की बेगम, यहाँ पर हजरत महल। ग्वालियर के सिंधिया ने। भाई इनकी थू थू हो, अभी भी थू थू हो तो बिल्कुल सही है। इन लोगों ने यहाँ पर उनकी कदम नहीं चाटे होते तो हमारी ये वीरांगनाएं इनको धैर्य लतेड़ती, जो अवंतीबाई वगैरह थी हमारी। कंगन तो इनको पहनना चाहिए भाई, आज भी इन सिंधियाओं को कंगन पहनना चाहिए। ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला के नवाब, कश्मीर के महाराजा ने 1857 को विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजों की सहायता की थी। इन्होंने क्या किया था? ये लोग देशद्रोही हैं, तो इनको आज उसी नाम से ही जाना जाना चाहिए। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह, मैं इसलिए कह रहा हूं कि यहाँ पर इन लोगों ने यदि देश के साथ नहीं दिया, देश का साथ नहीं दिया, केवल अपने सामाजिक सुख, अपने शारीरिक सुख की देखरेख की वहां पर। अगर इन लोग साथ दे देते तो क्या होता कि जो शक्तियां उनकी कमजोर हुई थी तो वो एकदम से नस्त नाबूद हो जाती। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? यहाँ पर भीकाजी कामा, बेगम हजरत महल। तो बेगम हजरत महल हो जाएगा। महक परी के नाम से भी इनको जाना जाता है। ये वाजिद अली शाह की द्वितीय पत्नी थी, सेकंड बीवी थी। क्या थी? सेकंड बीवी थी। 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी के द्वारा बनाए गए कारतूसों का पर आपत्ति थी? तो ये एनफील्ड राइफल जो यहाँ पर थी, उसकी जो कारतूस थी, उसमें जो है गाय के यहाँ पर चर्बी वाला कारतूस था कुछ, और मुसलमानों के लिए वहां पर बताया गया कि जो कहा जा रहा था कि जो है सुअर की चर्बी इसमें इस्तेमाल की गई है। तो ये दोनों के लिए यहाँ पर जो है वर्जित था। यहाँ पर मुसलमानों के लिए सुअर,
और इनके लिए जो मांसाहार या फिर मांस लगा है उसमें या फिर चर्बी लगी है, तो ये सारी चीजें उनकी धार्मिक अवहेलना थी। यहाँ पर धर्म के खिलाफ था ये सारी चीजें, तो इस पर ये विद्रोह हो जाता है। 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे को अंग्रेजों ने 1859 में कहाँ से यहाँ पर फांसी दी थी। कहाँ पर? तो ये कहाँ पर? तो ये शिवपुरी में फांसी दे दी थी। कहाँ पर? शिवपुरी, जो आज मध्य प्रदेश में, यहाँ पर मध्य प्रदेश का हिस्सा है, फांसी दी थी। मूल नाम आत्माराम पांडुरंग था। सिपाही विद्रोह किस वर्ष? 1857 में हुआ था। कब? 1857 में। तो आज की क्लास को हम लोग क्या करेंगे, यहीं पर रोकते हैं और नेक्स्ट सेशन हम लोग यहाँ से करेंगे सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन। तो आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।